राधे राधे आप सभी को। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज इस क्लास में। तो हम यूजीसी नेट का जून 2007 का पेपर देख चुके हैं, हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज के वीडियो में हम दिसंबर का पेपर देखेंगे 2007 का। तो चलिए दिसंबर का पेपर शुरुआत करते हैं। जून का तो हमने ख़त्म कर लिया है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है। विकल्प है प्राकृत से, संस्कृत से, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से कि पाली से। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना जाता है। व्याख्या क्या दिया है, तो व्याख्या में दिया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ संभवतः 1050 993 ईस्वी से संवत 1375 तक माना है। शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव राजा भोज के समय से तथा प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से होता है। शुक्ल की इस समय की भाषा को प्राकृताभास, प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ बद्ध हिंदी कहा है। तो शुक्ल जी हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से मानते हैं? प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। दूसरा प्रश्न है हमारा, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? प्रश्न क्या पूछा है कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? हेमचंद्र, स्वयंभू, रामचंद्र, सोमप्रभु सूरी। तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू थे। प्रथम कवि भी स्वयंभू थे और प्रथम महाकवि भी स्वयंभू थे अपभ्रंश के। ठीक, हिंदी के नहीं, केवल अपभ्रंश के प्रथम कवि और अपभ्रंश के प्रथम महाकवि हैं स्वयंभू। अपभ्रंश के प्रथम कवि एवं महाकवि 8वीं शताब्दी लगभग के स्वयंभू हैं। यह अपभ्रंश के वाल्मीकि कहे जाते हैं और इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अभी हमने बच्चन सिंह की बुक में देखा था, क्योंकि इन्होंने जो राम कथा लिखी है वो बिल्कुल वाल्मीकि के आधार पर लिखी है, तो इसीलिए इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो प्रश्न ये भी बनता है कि राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि तो स्वयंभू हैं। इनकी रचना है पौमचर्यु, अरिष्टनेमी आदि। अब आता है तीसरा प्रश्न हमारा। तीसरा प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? क्या पूछा है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य। विकल्प में आपके सामने है पृथ्वीराज विजय, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत। तो हमारा आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है और हिंदी के प्रथम महाकवि चंदबरदाई हैं। ये ध्यान देना है। पृथ्वीराज रासो में 69 समय हैं और डॉक्टर बुलर ने इसे अप्रमाणित घोषित किया है। और जो पृथ्वीराज विजय है ये जयानक की रचना है। ये नहीं कि पृथ्वीराज देख के केवल इसी को लगा देंगे हम, नहीं, पूरा विकल्प पढ़ के एकदम अच्छे से आंसर देना है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। चलिए 4 नंबर पे आते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, आल्हा खंड किसने लिखा? जगनिक ने, अमीर खुसरो ने, चंदबरदाई ने, नरपति नाल्ह ने। तो आल्हा खंड लिखा है जगनिक ने। किसने लिखा है? तो जगनिक ने लिखा है। ए ऑप्शन हमारा राइट है। आल्हा खंड के रचनाकार जगनिक हैं। इसका मूल नाम परमाल रासो है। यह लोक गेय काव्य है। यह बरसात में गाया जाता है। बैसवाड़ा इसका केंद्र माना जाता है। 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने सबसे पहले इसे आल्हा खंड के नाम से प्रकाशित करवाया।
चलिए 5 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। इन्होंने नहीं लिखा है, इन्होंने केवल संपादित किया है। इनका कोई मूल इतिहास ग्रंथ नहीं मिलता है। बाकी लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने लिखा है, राम कुमार वर्मा ने भी लिखा है और बच्चन सिंह ने भी लिखा है। अब आते हैं हम अगले, व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है हमारी कि डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 ईस्वी में जो है इसका संपादन किया है। हिंदी साहित्य का इतिहास का 1973 में संपादन किया है, लेकिन लेखन नहीं है इनका, जबकि अन्य लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास का मूल लेखन किया है। जैसे आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 में लिखा है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, तो आधुनिक हिंदी साहित्य को ध्यान देना है। फिर हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में लिखा है राम कुमार वर्मा ने, इसे भी ध्यान देना है। फिर है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इसे लिखा है 1996 में बच्चन सिंह ने, इसे भी ध्यान देना है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास कब लिखा गया? 1996 में। आलोचनात्मक इतिहास 1938 में और आधुनिक हिंदी साहित्य 41 में लिखा है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। अगला प्रश्न है हमारा 6 नंबर का। पंक्ति दी गई है, 12 बरस ले कुकर जीवे अरु 13 ले जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियाँ किस रासो काव्य की हैं? तो ये पंक्तियाँ है परमाल रासों से। किस ग्रंथ से हैं? तो परमाल रासों से हैं, ये ध्यान देना है। खुमार रासों से नहीं है। खुमार रासों के लेखक दलपति विजय हैं। पृथ्वीराज रासों के लेखक चंद बरदाई हैं और हमीर रासों के लेखक शारंगधर हैं। तो ये पंक्ति जो है ये परमाल रासों से ली गई है। बाकी रचनाओं की भी पंक्तियाँ देख लेते हैं एक एक हम। तो ये तो 12 बरस ले कुकर जी परमाल रासों से हो गया। खुमार रासों की पंक्ति है, पीयू चित्तौड़ न आवियू सावड़ पहली तीज। फिर पृथ्वीराज रासों से है, कमल गंध वय संध हंस गति चलित मंद मंद। फिर हमीर रासों से है, चलिय वीर हमीर पा अभर मेड़ी कंपई। तो हमने सब रचनाओं से भी एक एक पंक्ति देख ली। अब है हमारा 7 नंबर का प्रश्न। 7 नंबर का प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन सी राजस्थानी की बोली नहीं है? कौन सी बोली राजस्थानी की नहीं है ये हमें बताना है। ये शायद प्रश्न आया है कहीं प्रैक्टिस में, हमने हाल ही में इसे पढ़ा है अभी। देख लीजिए, यहाँ भी नेट में भी पूछा जा चुका है। कौन राजस्थानी की बोली नहीं है? विकल्प में मारवाड़ी दिया है, बुंदेली दिया है, मेवाती दिया है और मालवी दिया है। तो बुंदेली जो है वो आपकी राजस्थानी की बोली नहीं है, ये पश्चिमी हिंदी में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? तो बुंदेली पश्चिमी हिंदी की बोली है। बाकी आपका जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी ये सब तो राजस्थानी की बोलियां हैं ना। चार ही राजस्थानी की बोली है, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। बुंदेली पश्चिमी हिंदी की बोली है। 8 नंबर पे आते हैं। 8 नंबर का हमारा प्रश्न है, करम शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई? अर्ध तत्सम, तत्सम, ऋण अनुवाद कि तद्भव। करम शब्द की उत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। करम शब्द की व्युत्पत्ति तद्भव शब्द काम से हुई है। किससे हुई है? तो काम से। काम हमारा तद्भव शब्द है और तद्भव शब्द काम से ही कर्म बना है। तो काम और काम शब्द की व्युत्पत्ति तत्सम शब्द कर्म से हुई है। तो इसका सिलसिला बनने का ये है, देख लीजिए।
सबसे पहले बना है कर्म जो कि तत्सम है, फिर कर्म से बना है काम जो कि तद्भव है, और काम से बना है, तद्भव से बना है कर्म। तद्भव से काम से क्या बना है? कर्म बन गया है। ठीक, तो कर्म शब्द की उत्पत्ति तद्भव प्रक्रिया से हुई है। ये भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे आते हैं अगले प्रश्न पे हम 9 नंबर पे। 9 नंबर में पूछा है स्वाभाविक, स्वागत, इन दोनों में कौन सा उपसर्ग है? स्वाभाविक में भी बताना है और स्वागत में भी बताना है कि दोनों में कौन सा उपसर्ग है। तो विकल्प दिया है, पहला कि दोनों में स्व है, दूसरा दिया है कि दोनों में सु है, तीसरा दिया है कि दोनों में क्रमशः स्व और सु हैं, और चौथा दिया है कि दोनों में क्रमशः सु और स्व है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि स्वाभाविक में स्व उपसर्ग लगा है और स्वागत में सु उपसर्ग लगा है। स्वाभाविक का हम विच्छेद करेंगे तो स्व प्लस भाविक हो जाएगा, स्वाभाविक, और स्वागत का करेंगे तो सु प्लस आगत हो जाएगा। तो यहाँ पे स्व और सु उपसर्ग लगा हुआ है, और उपसर्ग सदैव शब्द के आरंभ में लगता है और प्रत्यय शब्द के अंत में। अब है हमारा 10 नंबर का प्रश्न। प्रश्न है कि हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? बंग दर्शन है, समाचार सुधावर्षण है, उदंत मार्तंड है कि भारत मित्र है? तो हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधावर्षण है, ये ध्यान देना है। 1854 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था, और कहाँ से प्रकाशित होता था? तो कलकत्ता से प्रकाशित होता था। इसके संपादक श्याम सुंदर सेन थे। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र जबकि 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित हुआ, और वो उदंत मार्तंड था। तो उदंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र है, लेकिन समाचार सुधावर्षण हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र है, और उदंत मार्तंड साप्ताहिक था। फिर है आपका, और ये भी ध्यान देना है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र अगर पूछेगा तो हम बंगाल गजट को बताएंगे जो कि अंग्रेजी में है। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो बंगाल गजट है। और हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है उदंत मार्तंड। ये भी ध्यान देने वाला पॉइंट है। और हिंदी प्रदेश से प्रकाशित हिंदी का प्रथम समाचार पत्र बनारस अखबार है। प्रश्न बनेगा कि हिंदी प्रदेश से प्रकाशित हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो बनारस अखबार है, जो बनारस से निकलता था। चलिए, तो यहाँ पे हमने देख लिया। यहाँ पे बहुत ये इम्पॉर्टेंट व्याख्या दी हुई थी, तो इसको आप लोग थोड़ा गौर करिएगा। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण है ये हमारे लिए। चलिए 11 नंबर पे आते हैं। 11 नंबर में पंक्ति पूछा है, अमिय हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत एक बार। इन काव्य पंक्तियों के लेखक हैं अमिय हलाहल मद भरे। तो ये पंक्ति जो है वो रसलीन की है। अमिय हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार किसकी है? तो रसलीन की पंक्ति है। और आपको बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में आ चुका है, तो आप हमें बताएंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। फिर व्याख्या में कुछ और पंक्तियाँ दी गई हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। दी गई है, जप माला छापा तिलक सरय न एको काम। किसकी है? जप माला छापा तिलक शरय न एको काम।
ये बिहारी दास की पंक्ति है। फिर अगला है, हीन भये जलमीन अधीन, कहा कुछ मोह अकुलान समानै। ये जो है घनानंद की पंक्ति है। फिर अगली है वनमाल हिये लागिए, है मुरली अधरा रस पीजे। ये मतीराम की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर का। 12 नंबर में पूछा है कि इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। तो आपको पता होना चाहिए कि रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है, रीति मुक्त, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध। तो लक्षण ग्रंथ केवल लिखा है रीतिबद्ध कवियों ने, ठीक। रीति मुक्त और रीति सिद्ध कवियों ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। तो बिहारी आते हैं रीति सिद्ध कवि में। तो लक्षण ग्रंथ किसने नहीं लिखा है? बिहारी ने नहीं लिखा है। बाकी देव, पद्माकर और भूषण ये तो आते हैं रीतिबद्ध में, तो ये तो लक्षण ग्रंथ लिखेंगे ही, बिल्कुल लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर में पूछा है बरवे नायिका भेद। बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन हैं? रहीम हैं, रसलीन हैं, बिहारी हैं, मतीराम हैं। तो बरवे नायिका भेद रहीम दास ने लिखा है। किसने लिखा है? तो रहीम ने। फिर आता है अंग दर्पण। अंग दर्पण रसलीन ने लिखा है। बिहारी सतसई बिहारी ने लिखा है और रसराज मतीराम ने लिखा है। 14 नंबर का प्रश्न है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं था? इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य। तो यहाँ पे हमारा सी सही हो जाएगा। वैष्णव भक्ति के आचार्य शंकराचार्य नहीं हैं, जबकि वल्लभाचार्य हैं, मध्वाचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं, लेकिन शंकराचार्य वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं हैं। व्याख्या में देख लेते हैं। तो व्याख्या दिया है कि वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, मध्वाचार्य द्वैतवाद और रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित आचार्य हैं। ये सभी वैष्णव भक्ति आचार्य हैं, जबकि शंकराचार्य अद्वैतवाद से संबंधित आचार्य हैं। इनका मुख्य धर्म या भक्ति स्मार्त है, जिसमें निर्गुण की प्रधानता है, जबकि वैष्णव भक्ति में सगुण की प्रधानता रहती है। ठीक, तो वैष्णव भक्ति में सगुण की प्रधानता रहती है और शंकराचार्य जो हैं अद्वैतवाद से संबंध रखते हैं, तो अद्वैतवाद में निर्गुण की प्रधानता है। तो इसीलिए शंकराचार्य वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, 15 नंबर पे। 15 नंबर में पूछा है इनमें से काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? तो हमें पता है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक में 3 थे, जिसको हम लोग याद करते हैं राम, श्याम, शिव से। तो नाम भी याद होना जरूरी है, क्योंकि विकल्प में एक और राम दे दिया है, रामचंद्र शुक्ल को, जो कि नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में नहीं थे। बाकी आपका श्याम सुंदर दास थे, ठाकुर शिव कुमार सिंह थे और राम नारायण मिश्र थे। ये तीनों लोगों ने मिलकर 1893 ईस्वी में बनारस में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। तो कौन कौन थे इसमें? श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह और राम नारायण मिश्र, ये इसके संस्थापक में थे। लेकिन यदि प्रश्न ऐसे बनता है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति कौन थे, ये बन चुका है, तो हम बताएंगे राधा कृष्ण दास। नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति राधा कृष्ण दास थे। अब आते हैं 16 नंबर पे। 16 नंबर में एक परिभाषा दी गई है और पूछा है कि इसके लेखक कौन है। परिभाषा ये है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। साहित्य जन समूह के
हृदय का विकास है। ये कहा है बालकृष्ण भट्ट ने। किसने कहा है? तो बालकृष्ण भट्ट ने ये परिभाषा दी है। बाकी लेखकों को भी परिभाषा देख लें। हिंदी नई चाल में ढली, ये भारतेंदु जी ने कहा है। और ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। फिर मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अब आते हैं हम 17 नंबर पे। 17 नंबर का हमारा प्रश्न है, प्रसादकृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है। प्रसाद जी ने एक कविता लिखी है, प्रलय की छाया। तो आपको बताना है कि प्रलय की छाया निबंध किसने लिखा है। प्रसाद जी का तो काव्य है प्रलय की छाया, लेकिन निबंध भी किसी ने इस नाम से लिखा है, तो आप कमेंट में बताइएगा। तो फिलहाल तो हम इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में क्या है? तो यहाँ पे हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। इसमें रानी कमलावती का पश्चाताप है। प्रलय की छाया में रानी कमलावती का पश्चाताप वर्णन है। व्याख्या है, प्रसाद की रचना प्रलय की छाया की विषय वस्तु रानी कमलावती का पश्चाताप है। इस कविता में अलाउद्दीन गुजरात के गुर्जर नरेश को पराजित करके उनकी पत्नी कमलावती को दिल्ली लाता है, जहां रानी बंदी के रूप में पश्चाताप करती हुई जीवन व्यतीत करती हैं। यह रचना प्रथम बार 1931 में हंस में प्रकाशित हुई थी। बाद में लहर नामक काव्य संग्रह में 1935 में संकलित की गई। तो प्रलय की छाया सबसे पहले हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, फिलहाल ये लहर में संकलित है। चलिए 18 नंबर पे आते हैं। 18 नंबर में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है। देखिए, मैं विधा भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए रचनाओं का। देखिए यहाँ पे विधा से भी प्रश्न आते हैं। रात का रिपोर्टर दिया है, विषाद मठ दिया है, पश्यंती दिया है, अजय की डायरी दिया है। तो रात का रिपोर्टर निर्मल वर्मा का उपन्यास है। विषाद मठ भी रांगी राघव का उपन्यास है। अजय की डायरी भी डॉक्टर देवराज का उपन्यास है। लेकिन पश्यंती जो है ये निबंध है, ये उपन्यास नहीं है, ये धर्मवीर भारती का निबंध है। 19 नंबर पे हम आते हैं। 19 नंबर में पूछा है, शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है। शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है। सेतुबंध की, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, कि 8वां सर्ग, की द्रौपदी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। शीलवती पात्र जो है वो सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाटक जो सुरेंद्र वर्मा ने लिखा है उसी की पात्र है। तो शीलवती पात्र किसकी है? सूर्य की अंतिम किरण से लेकर सूर्य की पहली किरण तक की। 8वां सर्ग में कौन सी पात्र है? तो 8वां सर्ग में आपकी प्रियंगु मंजरी है। 8वां सर्ग में पात्र क्या है? तो प्रियंगु मंजरी है, ये भी ध्यान देना है। और द्रौपदी नाटक की जो पात्र है वो सुरेखा है, ये भी ध्यान देना है। सुरेखा किसकी पात्र है? द्रौपदी की। 20 नंबर में हमारा प्रश्न दिया है, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किस आलोचक ने कहा है। नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, नामवर सिंह। तो प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। ए ऑप्शन करेक्ट है। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने। व्याख्या में देख लेते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी ने नया साहित्य नए प्रश्न ग्रंथ लिखा 1955 में, और इसी ग्रंथ में इन्होंने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। वे कहते हैं
प्रयोक्ताओं के पास न तो काव्य संबंधी कोई कौशल था और न किसी प्रकार की कथनीय वस्तु थी। तो बैठे ठाले का धंधा किस ग्रंथ में कहे हैं? तो नया साहित्य नए प्रश्न ग्रंथ में कहे हैं। हमने 20 क्वेश्चन देख लिया। आगे का हम भाग देखेंगे इस पेपर का दूसरे वीडियो में। ठीक, ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो एक दिन में हम उतना ही देखेंगे जितना हम बिल्कुल अच्छे से याद कर पाएँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये 20 क्वेश्चन जो आज देखें वो पूरा आपको आज ही तैयार हो जाए। यहाँ से फिर मैं प्रश्न यदि करूँ तो गलत ना हो, इसीलिए मैं 20-20 ही करा रही हूँ एक क्लास में। नहीं तो मैं अधिक भी करा के ख़त्म करा सकती थी इसे, पर मैं नहीं चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी ख़त्म करा के और याद कुछ हो ना। मुझे याद होना चाहिए आप लोगों को, मैं ये चाहती हूँ, ताकि जब मैं यहाँ से प्रश्न करूँ तो एक भी प्रश्न आप लोगों से गलत ना हो। जैसे यूथ तैयार है वैसे एचपी भी तैयार रहे पूरा एकदम, एक भी प्रश्न गलत ना हो। तो आप लोग भी उसी दृष्टि से इसे पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा, जो कठिन लगे उसे नोट कर लीजिएगा। और फिर हम मिलेंगे इसके दूसरे भाग में। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, कमेंट भी करिएगा, और जो नए हो चैनल पे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर हम आपसे अगले वीडियो में शीघ्र ही मिलते हैं। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।